Hello and most welcome, my dear. This is the Amresh JE12 of Amresh Harsh Academy. Batch is the Pragyan. Unit is 1, Electrostatics. Chapter number 1, Electric Charges. And you know this is the lecture number 2. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। वो मेरी बुक में भी आप लोगों को दिख जाएगा। फर्स्ट वाले को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, third one is called electric potential, flux and Gauss theorem, and fourth one is called capacitance. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are Coulomb's law in vector form. हम लोग पहले Coulomb's law in scalar form फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप देख लीजिए, मैंने उसमें बताया हुआ है कि कूलम्स फोर्स F इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तब कैसे होगा, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसको कहते हैं, मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इसी को एप्सिलॉन R भी लिखते हैं। अभी हम लोग यही जानेंगे कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जब आप लोग हायर स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां यही जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और ये क्या होता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने देता है किसी मीडियम में। ठीक है, वो एक तरह का चौकीदार होता है कि कितने फील्ड लाइंस को पास करने देगा मीडियम में। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक को एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, दूसरे को एप्सिलॉन आर कहते हैं। एप्सिलॉन आर ही रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाता है। फिर सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जब बहुत सारे चार्ज रहे तब फोर्स कैसे निकालेंगे। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं, या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। मान लिया जाए एक रॉड है और इसमें इस तरह से चार्ज है, रॉड है, वायर है, इस तरह से चार्ज है, इसकी वजह से हम लोग कैसे फोर्स निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके बाद सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। और फिर जब ये सारे फिनिश हो जाएंगे तब हम लोग समरी एंड रिवीजन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला इस चैप्टर का जितना यूज हुआ है वो पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो लिखिए टॉपिक का नाम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, पहले जो आपको स्केलर फॉर्म में बताया गया था वो मैं लिख देता हूं कि F इज इक्वल टू कूलम्स फोर्स F इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल के क्या है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है जी, मीडियम पे डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था। अब हम लोग ये सीखेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या है। ठीक है, सपोज करो यहां पे एक चार्ज है जो Q1 है और यहां पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये Q2 है, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर ऑफ R1 है। तुम कहोगे सर कहां से पोजीशन वेक्टर, सपोज करो ये A है, ये B है, देखो यहां ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। क्लियर है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, R2 माइनस R1, उसी को हम लोग R बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। क्लियर है, तो अगर मुझे पता करना है कि A पॉइंट पर B की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे पता है, वेक्टर ऑफ F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है, तो यू नो दिस इज द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के भी लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब इस पर निकाल रहे हैं इसकी वजह से तो इधर फोर्स इस तरफ होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, R21 कैप। यस और नो, वेक्टर चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में, जब फोर्स लिखते हैं तो F12 यूनिट वेक्टर कैसा हो जाता है, R21 कैप, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, बी से लेकर ए की तरफ फोर्स की, और यूनिट वेक्टर की क्या होगी, ए टू बी। यस और नो, ऑब्वियसली यस। अब सिमिलरली वेक्टर ऑफ F21 निकालो बेटा,
माना बी पर हम लोग फोर्स निकालेंगे ए की वजह से। तुम कहोगे सर इस तरह ये बी है, ये ए ने ऐसे फोर्स लगाया है, प्लस प्लस रिपल्सन तो उधर की ओर चला जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। यस और नो? देखो ये इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। बेटा आपको पता है यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होता है, लेकिन यहां साइन देखो अपोजिट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। यस और नो? तो हम लोग क्या लिखेंगे, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। R12 का भी यूनिट वेक्टर 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। R21 का भी 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। R12 किधर है, इधर से इधर। R21 क्या है, इधर से इधर। तो इक्वेशन सेकेंड में R12 की वैल्यू डाल दो, तब अब इक्वेशन सेकेंड कैसा कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। F21 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। यू नो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। पहले आप लोग पॉज कर लीजिए, कॉपी में लिखो, फिर आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। फिर से समझना, once more, when F12 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, ठीक है। और F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। R12 कैप और माइनस R21 कैप के इक्वल होता है, इसलिए यहां पे माइनस पुट कर दिया। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट को देखो और थर्ड को देखो। देखो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, सिर्फ नेगेटिव एक्स्ट्रा साइन है। तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यू नो, वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F21। कुछ याद आ रहा है? ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि कूलम्स फोर्स obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस और नो? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, माना कहने का मतलब है कि कूलम्स फोर्स भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्लियर है? तो तुमको अगर सर ओवरऑल ऑफ वेक्टर फॉर्म में क्या बताना चाहते हो आप? मैं बताना चाहता हूं कि वेक्टर ऑफ F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। मैं यही बताना चाहता हूं। ये R कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है? अब इसी को देखिए, इसी को जो मैंने बताया है इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, वही सारी बातें मैंने लिखी है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, a point charge QA is equal to +100 माइक्रोकूलम। देखो कूलम में स्पेलिंग गलत है, कैपिटल सी होगा बेटा, कूलम का यूनिट जो होता है सी होता है, कैपिटल सी। एंड यू नो प्लेस एट द पॉइंट 102 मीटर। पहले देखो कन्फिगर करो, ठीक है। ये आपके पास ए है पॉइंट, यहाँ पे चार्ज क्या है QA, और इसकी वैल्यू कितना है बेटा, +100 माइक्रोकूलम। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 1,0,2। अनदर पॉइंट चार्ज QB यू नो इज इक्वल टू +200 माइक्रोकूलम। तो यू नो हियर इट इज द बी, चार्ज कितना है यहाँ पे QB +200 माइक्रोकूलम। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, 4,4,2 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है, तो पहले इसी का आंसर लेते हैं। देखो यहां पे देखिए हमें सिर्फ इंटरेक्शन पता करना है, मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल k इंटू QA इंटू QB अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, या इसी को तुम ऐसे बोलोगे कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू QB अपॉन R स्क्वायर। यस और नो? अब सबकी वैल्यू देखो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। पूछो कैसे, QA की वैल्यू कितना दे रखा है, +100 माइक्रोकूलम।
1 माइक्रोकूलम क्या होता है 10 टू द पावर -6, तो कर दीजिए 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्यूबी के जगह में क्या लिखोगे 200 माइक्रोकूलम, तो 200 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, इसको हम लोग आर ए लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर ऑफ बी को कैसे लिखोगे आर बी इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। यस और नो। अब तुम कहोगे सर मुझे आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ऑफ आर बी माइनस वेक्टर ऑफ आर ए, वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। यस और नो। तो मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूं, तो वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू देखो 4 माइनस 1 तो बिकम 3 आई कैप, 4 माइनस 0 तो 4 जे कैप, 2 माइनस 2 बिकम 0 के कैप। यस और नो। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर माना आई के जो पहले रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए 3 स्क्वायर प्लस जे के जो पहले है 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 25। 25 का रूट कितना हो गया 5। दिस इज द 5 मीटर इज द आर। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब QA की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10 टू द पावर -6। QB की वैल्यू कितनी है तो 200 इंटू 10 टू द पावर -6। डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पे 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 2 जा 18, तो 18/5 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस, अब देखो 10 टू द पावर 100 क्या हो गया 10 टू द पावर 2 और -6 तो बिकम -4, फिर यहां पे भी -4। अब 18/5 देखो 5 3 जा 15, ठीक है 9 देखो 18 और 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। तो 18/25 पहले ये लिख लेते हैं 18/25, देखो 9 माइनस 4 बिकम 5, 5 माइनस 4 1, माना क्या हो गया 180/25। अब इसको डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू 7.2 न्यूटन आंसर। क्लियर है। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एफ ए एंड एफ बी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अगर मुझे एफ ए एंड एफ बी निकालना है तो सपोज करते हैं हम लोग कि एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी का मतलब क्या फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो देखो मैग्नीट्यूड तो इसका सेम ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, तो 7.2 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7.2 न्यूटन इनटू डायरेक्शन माना आर कैप, तो 7.2 न्यूटन और आर कैप को कैसे लिखते हैं याद है वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो 7.2 इंटू वेक्टर ऑफ आर इज हियर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, और आर इज इक्वल टू कितना था 5, तो लिख लीजिए 7.2 अपॉन 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप आंसर। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एफ ए क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बताया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है ये, तो एफ ए और एफ बी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, सिर्फ साइन उसका अपोजिट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं 7.2 न्यूटन, अब यहाँ पे साइन अपोजिट तो 3/5 प्लस में है तो यहाँ लिख दीजिए -3/5 आई कैप -4/5 जे कैप न्यूटन आंसर। यस और नो, वेरी गुड। न्यू टॉपिक लिखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मैंने क्या बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तुमको सर इसका डेफिनेशन बताइए क्या होगा और प्रूव करके दिखाइए, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। देखो बेटा सपोज करो कि यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, और दोनों अभी किसमें है एयर या वैक्यूम में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। तो फोर्स इन एयर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस और नो। अब इसी को अगर मीडियम में, अगर ये इसी सिस्टम को पूरे मीडियम में लेते आइए,
माने एक मीडियम में रख दो, चाहे वाटर में रख दीजिए, चाहे ग्लास में, मरकरी में, किसी में भी रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/r²। यस और नो? माने इसमें क्या होगा, मीडियम की भी बातें हो जाएगी ना, तो इसलिए एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकाल दो यहां पे, तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। तो देखो Q1 Q2/r², Q1/Q2r² कैंसिल कर दीजिए, तो ये यहां क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेसिप्रोकल कर दो इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देखो कट के क्या बच रहा है, एप्सिलॉन आर बच रहा है या नहीं बच रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। इसको लिख लीजिए फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डेफिनेशन होता है कि फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम का जो रेशियो होता है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। तो पढ़ के सुनाइएगा आप लोग, ठीक है, मैं यहां पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेस हेल्ड द सेम डिस्टेंस इन द मीडियम। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को ही क्या कहते हैं बेटा, एप्सिलॉन आर कहते हैं। इसी को क्या लिखेंगे, F0/Fm, मतलब फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुमको सर इसका कोई दूसरा डेफिनेशन बताइए, ठीक है, वो भी बता देते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यस और नो? पढ़ाया था मैंने। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यही डेफिनेशन में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता दीजिए, क्या रेशियो ऑफ द परमिटिविटी टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखो मैंने लिखा भी लैंग्वेज में यही है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड यू नो एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। अब तुमको अगर सर इसका यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो पहली बात देखो K जो है एप्सिलॉन आर है, इसका कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो एप्सिलॉन का भी वही यूनिट होता है जो एप्सिलॉन नॉट का होता है, और जब सेम टाइप का क्वांटिटी हो तो दोनों का यूनिट आपस में क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो यूनिट्स, ठीक है। अब डायमेंशन भी क्या होगा, नो डायमेंशंस, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना चाहें या यूनिट निकालना चाहें तब क्या होगा, तो देखो फोर्स F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। यस और नो? अब एप्सिलॉन नॉट को इधर लेते आइए, F को इधर लेते आइए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस इंटू डायमेंशन ऑफ दिस। अब देखो चार्ज जो है Q1 क्या है, चार्ज है, तो एम्पियर टाइम। अब Q1 Q2 दोनों में चार्ज है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 80 का स्क्वायर। 4 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mL/T⁻²। आर स्क्वायर का क्या होता है, L स्क्वायर, माने डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाइए और सॉल्व कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻4 एंड a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको सर इसका यूनिट बताइए मुझे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखो चार्ज का पहले यूनिट देख लेते हैं, कूलम, इसका भी कूलम, तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर। फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ये इसका यूनिट होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू भी पहले बताई थी आप लोगों को, ठीक है, कि 8.857, ठीक है, मैं लिख देता हूं 8.857 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू नो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही दिया है यहाँ पे। क्लियर है? लिखिए न्यू टॉपिक का नाम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, ऐसा। अब ये सारे चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे, ये भी उस पे फोर्स लगाएगा, तो मुझे टोटल फोर्स निकालना है किसी एक चार्ज पर। तो कैसे लगाएंगे? तो भाई पहले इसके फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स निकाल लो, फिर इसका फोर्स निकाल लो, फिर इसका फोर्स, और सबके फोर्स को सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यस और नो? कितना इजी है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? The total force acting on a given charge due to the number of charges is the vector sum of the individual forces. देखो मैंने इसलिए कलर चेंज करके लिखा है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो कैसे लिखेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, मतलब वेक्टर फोर्स लिखना है, वेक्टर सम लिखना है, प्लस डॉट 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 वेक्टर ऑफ Fn। इसका मतलब ये Q1 कितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है वो निकालेंगे, फिर ये कितना लगा रहा है, 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 ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो यू कैन से दैट F1 इज इक्वल टू क्या होता है? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए, तो मैं पहले लिख देता हूं, रुको। K इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर, माना R1 स्क्वायर, और उसका वेक्टर R1 कैप। इसी तरह से क्या लिखेंगे? K इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप, प्लस डॉट 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 K इंटू Qn अपॉन, ठीक है, Rn स्क्वायर, Rn कैप। ठीक है, इसी को समेशन फॉर्म में लिख दीजिए। देखो K कांस्टेंट है, बाहर कर दो, Q कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ठीक है, क्या बचेगा? समेशन ऑफ, ठीक है, Qi अपॉन Ri स्क्वायर, Ri कैप। कहां से कहां तक? I से 1 से लेकर I इक्वल टू n तक। तुम कहोगे सर इतना फॉर्मूला मुझे याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब भी वैल्यू दिया रहे ना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों के फोर्स, इन दोनों का फोर्स, इन दोनों का फोर्स, और सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? वेरी गुड। अब क्लास 11 का कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज करो ये एक फोर्स F है और ये दूसरा फोर्स यहाँ पे है, और दोनों के बीच का जो एंगल अभी है मान लो थीटा है। ठीक है, ये F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा है। तो क्लास 11th में आपने प्रूव किया होगा कि F2 है तो F2 cos थीटा, F2 sin थीटा हो जाता है, फिर कैलकुलेट करते हैं। तो नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, और नहीं याद है तो मेरा F1 ये 11th वाला वेक्टर वाला जरूर टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते हैं बताइए? अंडर रूट F1 स्क्वायर लिखते चलिए, प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 cos थीटा। यस और नो? अब तुम कहोगे सर ये नेट फोर्स जो है उसका रिजल्टेंट एंगल क्या होगा? तो वो F1 के साथ, मतलब बेस के साथ एंगल क्या होगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन बेस कंपोनेंट। मैंने कैसे लिखेंगे? F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये सारा 11th में आप लोगों ने प्रूव ही किया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर दो फोर्स है, मान लो ये फोर्स F है और ये फोर्स F है, और दोनों इक्वल है, और दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तब रिजल्टेंट फोर्स कहां पे होगा? इधर होगा, इसको नेट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F cos 90। यस और नो? उसको याद रखने का तरीका हटा दो, डायरेक्ट याद रखो कि 90 डिग्री पे है जी, तो पाइथागोरस लग जाएगा। अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया? अंडर रूट 2F स्क्वायर, तो इसको मतलब है F रूट 2। तो कहने का मतलब है जब दो फोर्स आपस में 90 डिग्री पर होता है तो नेट फोर्स क्या होता है? रूट 2F। रिजल्टेंट फोर्स कितने डिग्री पर होगा? 45 डिग्री पर। सिमिलरली अगर दोनों फोर्स 60 डिग्री पर है तब नेट फोर्स क्या होगा बेटा? रूट 3F। कितना इजी है याद रखने का तरीका? ये रूट 2F, यहाँ पे रूट 3F। अगर 45 डिग्री पर है तो 2 प्लस रूट 2 टू द पावर हाफ, माना होल अंडर रूट 2 प्लस रूट 2F, ये होता है आंसर। अगर 120 डिग्री पर है तो नेट फोर्स अगर क्या होगा? तो वो F ही हो जाता है। तुम कहोगे सर कैसे? प्रूव करके बताइए मुझे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो देखो बेटा, नेट फोर्स कैसे लिखोगे? अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू cos 120 डिग्री।
ठीक है, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो गया 2f²। अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है -12। यस और नो? तुमको अगर सर मुझे पता नहीं है तो मैं भी प्रूव करा दूंगा। ठीक है, देखो 2 कट हो गया, 2f² माइनस f², तो 1f² का रूट अंडर क्या हो गया f। माना अगर दो फोर्स एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल पर होता है तो रिजल्टेंट फोर्स सेम हो जाता है, f हो जाता है। अब cos 120 की वैल्यू कैसे -12 होती है इसके लिए मैं बताता हूं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा या मेरे मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी भी मतलब किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यस और नो? और ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही वर्ड मैंने सेंटेंस बताया था मैंने। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑल शुगर टू कॉफी, मतलब सारा शुगर कॉफी में डाल दो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं, ऐसे याद रखो ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब सारे बच्चे स्कूल पास हो जाने के बाद कहां जाने चाहिए, कॉलेज जाने चाहिए। अब देखो स्कूल एस से स्टार्ट होता है, एस माना क्या हो गया साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया कॉसेक, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव रेस्ट और नेगेटिव। इसमें क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव रेस्ट और नेगेटिव, इसमें क्या होगा कॉस सेक पॉजिटिव रेस्ट और नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा ऑल पॉजिटिव। अब देखो बेटा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यही कह रहा है ये, बाकी सब नेगेटिव होगा। आप निकाल रहे हैं cos 120 डिग्री, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ठीक है, अब cos 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले ध्यान दीजिए। cos 120 को कैसे लिख सकता हूं मैं, cos 180 माइनस 60 या cos 90 प्लस 30, लेकिन मैं यहां 180 वाला यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखो cos थीटा है तो माना नेगेटिव, और देखो 180 रहे या 360 रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर 90 रहे, तुमको सर याद रखने का तरीका 90 से डिवाइड करो, अगर ऑड नंबर आ जाता है तो साइन चेंज, मतलब उसमें जो है कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। लेकिन अगर 90 से डिवाइड कर रहे हो और इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखो 180 जो है नहीं इवन नंबर आ रहा है, इसलिए कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो 180 माइनस 60 इक्वल क्या हो गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो आंसर क्या हो गया -12। क्लियर है? वेरी गुड। अब तुमको सर एक फोर्स अगर इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है, तब क्या होगा, तो भाई दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए ना, 2f हो जाएगा। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, तब यहां एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अगर प्रूव करोगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसी तरह से कर सकते हैं आप। अदरवाइज दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नेट फोर्स इज 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वंस मोर, यहां से शुरू से। जब दो फोर्स एक दूसरे पर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला जो क्लास 11th में पढ़े हैं आपने, एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट f1² प्लस f2² प्लस 2 इंटू f1 f2 cos थीटा। टेन अल्फा मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। जब दो फोर्स 90 डिग्री पर हो, देखो दोनों फोर्स कैसे हैं 90 डिग्री पे, ऐसे ऐसे याद रखो 90 डिग्री पर है। ठीक है, दोनों फोर्स कितने हैं 90 डिग्री पर है। ऐसे होगा क्या, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा √2f। अगर 60 डिग्री पर है तो √3f, 45 डिग्री पर है तो 2 प्लस √2 टू द पावर हाफ। अगर 120 डिग्री पर है तो सेम फोर्स रह जाता है। अगर 0 डिग्री पर है तो f और f ऐड के 2f हो जाता है, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, you know this is the example number 10th. Two equally charged identical small metallic spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 to the power -5 Newton when placed in air. पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा और कन्फिगर करो। बहुत एक बार मैंने ऐसे ही बच्चों को बोल दिया था, एक बार पढ़ा रहा था, मैंने कहा बेटे फिगर बनाओ, बोलता है सर फिगर तो इसमें है ही नहीं। अच्छा, मेरी तो झंड हो गई थोड़ी सी, मैंने फिर कहा अच्छा जी रुक जाओ। ठीक है, गुरु से मैंने क्या कहते हैं पंगे, मैंने फिर बच्चे को बताया, मैंने कहा बेटा कन्फिगर करो। कन्फिगर का मतलब है जो जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल मेटेलिक स्फीयर, देखो ये एक ए और बी दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है।
ठीक है, दोनों पर इक्वल चार्ज है, मतलब Q और Q दोनों पर है, और इन दोनों के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है जी, कह रहा है कि 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन काम कर रहा है जब इसको एयर में रखा है हमने। क्लियर है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को कह रहा है नेग्लेक्ट कर दो, कर दिया जी। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, देखो यहां पे दो स्फीयर रखा हुआ है, एक तीसरा स्फीयर है जिसको सी कहते हैं, उसको कह रहा है बी से पहले टच करो और फिर मिड पॉइंट पे रख दो। क्वेश्चन को समझना फिर से, यहां ए है, ये बी है, सी को लाया वहां से, बी से टच किया और बीच में रख दिया, कहता है अब नेट फोर्स बता के दिखाओ। तो देखो टचिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है जानते हो, जिससे तुम टच होते हो ना, ठीक है, उससे उस दोनों का सम का हाफ हो जाता है। तुम कहोगे सर इसका मतलब समझाइए। जैसे अगर देखो सी पर अभी क्यू चार्ज है, सॉरी बी पर क्यू चार्ज है और सी अभी अनचार्ज है, माना अनचार्ज माना जीरो चार्ज है, इसको जैसे आपने बी के साथ टच किया, ठीक है, तो दोनों का टोटल चार्ज पहले ऐड हो जाएगा, Q प्लस 0 तो Q हो गया, और जब दोनों अलग होंगे तो आधा आधा हो जाएगा, माना यहां भी Q/2 यहां भी Q/2। समझ में आई बात है? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टचिंग। दिमाग में रख लीजिएगा और लिख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ टचिंग क्या होता है, कि जब दो बॉडी के चार्ज को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो टोटल चार्ज का आधा आधा होके दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सी फायदे में रहता है, जीरो था उसके पास Q/2 आ गया, अब भी लॉस में हो जाता है, उसका आधा हो गया चार्ज। ठीक है, तो देखिए अगर आपने सी से इसको टच किया, ठीक है, तो ए पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इस पे तो चार्ज जितना है वो तो है ही, बी जहां पे था अभी वही है लेकिन उसकी वैल्यू Q/2 हो चुकी है, अब बीच में मिड पॉइंट पर आपने सी रख दिया, इसकी वैल्यू भी Q/2 हो गई। यहां तक क्लियर है मेरी बात है? यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया R/2, यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया जी R/2, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है R है, ये A है, ये B है और C है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C, कहता है C पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए। तो पहले देखो इन दोनों पर फोर्स कितना लग रहा था, F कितना था, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R², और ये R डिस्टेंस था दोनों के बीच में, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये फर्स्ट सिचुएशन में था, फर्स्ट केस। जब टच कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर द टचिंग, आफ्टर द टचिंग, जब हमने टच कर दिया तब क्या हुआ, चार्ज जो है वो आधा आधा हो गया, मैं लिख दिया QB इक्वल टू QC इज इक्वल टू Q/2। अब हम लोग FCA निकालते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये भी है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, इसको भी मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे बाबू, 1/4πε0, अब यहाँ चार्ज क्या है Q/2, यहाँ पे चार्ज क्या है Q, तो क्या लिखेंगे Q इंटू Q/2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R/2, देख लो R/2, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो 2² 4 और 2 दोनों को कट कर दिया और ऊपर चला गया, तो ये क्या बचा, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q² अपॉन R², इसका मतलब 2F, क्योंकि देखो F मैंने यहाँ बताया था ना, Q² अपॉन 4πε0 R², वहीं से मैंने लिखा है 2F। अब इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, देखो C पॉइंट पर निकाल रहे हैं A के कारण, तो A ने इधर पर फोर्स लगाया, माना A से C की तरफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अलोंग AC, या अलोंग AB भी लिख सकते हैं, माना A से B की तरफ जा रहा है जी, ठीक है। सिमिलरली FCB निकाल लेते हैं, FCB इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखो C पर चार्ज क्या है Q/2, B पर क्या है Q/2, तो Q/2 इंटू Q/2, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बाबू R/2 होल स्क्वायर। तो देखो 2 to 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/4πε0 इंटू Q² अपॉन R², मैंने इसकी वैल्यू F हो गई। इसका डायरेक्शन क्या होगा जब मैं CB निकाल रहा हूं तो, ठीक है। अब देखो C पर निकाल रहे हैं B के कारण, तो B ने फोर्स लगाया तो मैं इधर से इधर चला गया, मैंने B से A की तरफ चला गया,
तो मैं क्या लिखूंगा, अलोंग वेक्टर ऑफ बी ए, ये डायरेक्शन है। अब हमें नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स। पहले समझो अच्छा से, इधर से इधर 2F लग रहा है, करो हाथ ऐसे, इधर से इधर 2F लग रहा है और इधर से इधर F लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो, इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से कम फोर्स लग रहा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो गया, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 2F माइनस F, ठीक है, इज इक्वल टू F। और F की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब जो बड़ा वाला था उसकी डायरेक्शन क्या थी, ए बी, तो वही लिखेंगे, अलोंग वेक्टर ऑफ ए बी। आंसर यस और नो? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन के मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, और इसीलिए बच्चे कहते भी हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में आते हैं। याद रखना, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा बेटा। वो जो भी चिल्लम चिल्ली करते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस, लंद फंद, वो सब कुछ होता नहीं है। 90% ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ होती है, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली याद रखना, डीप अगर पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस उसी के अंदर से आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 5 पॉइंट चार्जेस, each of value q are placed on a 5 vertices of a regular hexagon। देखो ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन किसको कहते हैं, जिसमें 6 साइड होते हैं। देखो 6 साइड है, काउंट करके देख लो, हेक्सा मना 6 और गोन मना साइड, तो जिसमें 6 साइड है। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ L दे रखी है। देखो यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ भी L। लेकिन 5 पर ही चार्ज है, यहीं पे देखो, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, एक पॉइंट पे नहीं दे रखा है। कहता है 5 पॉइंट चार्जेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -Q कूलम प्लस एट द सेंटर। कह रहे सेंटर पर -Q चार्ज रख दिया है, बताओ कितना होगा। देखो पहले शॉर्टकट बताता हूं बेटा, देखो यहाँ Q है, यहाँ -Q है, ठीक है, तो 1/4πε0 -Q² r², ठीक है। और यहां से यहां निकालोगे तो भी सेम, लेकिन देखो ये माइनस यहां है, प्लस यहां है, तो प्लस से माइनस की तरफ देखो, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसको कैंसिल करने वाला कोई बचा नहीं, तो जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना कैंसिल करने के लिए यहां भी उतना ही फोर्स लगेगा, यही ना, मतलब नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट फोर्स FR इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर तो समय समझो कि ऐसे ही लैंग्वेज में आ चुका है, लेकिन मैं लिखूंगा कैसे वो मैं बता रहा हूं। देखो मान लो ये 5 फोर्स हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों ने मिलकर कितना फोर्स लगाया, मैंने उसको लेट कर लिया कि वेक्टर ऑफ F। और ये जो अकेला है इसका फोर्स मैं निकाल रहा हूं, इसको मान लो स्मॉल f, और टोटल इक्वल टू क्या होगा, 0। यस और नो? तो ये स्मॉल f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस कैपिटल F। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू माइनस स्मॉल f। मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिख सकते हैं कि ये सब सारा आपस में इक्वल है जी। यस और नो? अब यहां और यहां के बीच में एक फोर्स निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड वाई, वही आपका आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q इंटू Q² और डिस्टेंस क्या हो गया L, माना L²। आंसर इज अलोंग O2D, क्योंकि इसकी वजह से निकालेंगे, नेगेटिव जिधर है तो नेगेटिव की तरफ आता है, तो अलोंग OD। तो कहने का मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हो गया कि फोर्स ऑन O इज इक्वल टू 1/4πε0 Q²/L² अलोंग OD, मतलब डायरेक्शन इसकी क्या होगी, O से D की तरफ होगी। न्यू टॉपिक लिखिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जब भी कूलम्स लॉ अप्लाई होता है वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता है और स्टैटिक चार्ज के लिए होता है। यस और नो? नहीं पता तो लेक्चर 1 पहले देखो। जब दोनों चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, तब उन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अगर तुम कहोगे सर नहीं इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, सपोज कीजिए चार्ज एक रॉड पर है, मतलब वायर पर है, ठीक है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं बेटा, इसको कंटिन्यूअस चार्ज कहते हैं।
सर एक लाइन पर है, मैंने रॉड पर है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर एक सरफेस पर ये सारे चार्ज होते तब आप क्या बोलते इसको? मैं बोलता बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी इजी बात है नहीं? सर अगर एक स्फेयर पर ये सारे चार्ज होते, यहाँ पे इस तरह से, या स्फेयर पे होता, या मान लो कोन पर अगर होता, या मान लो कि एक क्यूब पर होता, चलो मैंने क्यूब बना दिया, क्यूब पर है, तो आप क्या बोलोगे इसको? मैं बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रॉड है, इस तरह से रॉड निकालो, पहले ले लो, ठीक है, वायर तोड़ने मत चले जाना घर में। एक पेन ले लो भाई, पर समझ लो कि ये मेटल है, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। इस पर अगर आपने प्लस 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 चार्ज रख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तुमको अगर सर मेटल अगर नहीं होता तो नहीं कहते क्या? इसको तो भी कहते। अगर मान लो इस पर चार्ज तुमने डाल दिया, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मान लो एक सरफेस होता तो उसको क्या बोलते हैं? मान लो इस बोर्ड पर ही ऐसे लिखने, चार्ज हमने डाल दिया, तो क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस रूम में चार्ज हमने फैला दिया, उसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? तो यहां पर जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप्स के हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पर डेंसिटी भी 3 टाइप्स का होता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? तुम बोलोगे सर मैं तो बोल तो रहा हूं, आप सुन थोड़ी रहे हो। मैं सुन रहा हूं ना, मैं दिल की कानों से सुन रहा हूं आप लोगों को। मोस्टली बच्चे ने क्या बोला है पता है? सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बोला है ना बेटा? झूठ मत बोलो, सब सच पूछना अपने आप से, यही बोला होगा तुम लोगों ने। जानते हो बेटा, ये सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं है, ये तो मास वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैंने नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा होता तो क्या बोलते आप बताओ? सर नंबर, अगर रॉड है तो नंबर अपॉन लेंथ, अगर सरफेस है तो नंबर अपॉन सरफेस एरिया, अगर वॉल्यूम है तो क्या होता? नंबर अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम बोल देते हैं ना, वो सही नहीं है, वो मास वॉल्यूम डेंसिटी है। अगर मास लेंथ डेंसिटी होता तो मास अपॉन लेंथ हो जाता, मास सरफेस एरिया डेंसिटी है तो मास अपॉन सरफेस एरिया हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात है? कहने का मतलब डेंसिटी एक कॉन्सेप्ट है। मैं जब बच्चे से पूछता हूँ व्हाट इज मास, ठीक है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अरे भाई ये सब कॉन्सेप्ट है एक तरह का। उसी तरह से डेंसिटी एक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि किसी ऑक्यूपाई स्पेस में, या ऑक्यूपाई रोड पर, या ऑक्यूपाई एरिया में, ठीक है, जितना उसका अमाउंट प्रेजेंट है। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने बोला, तो इसका मतलब है कि एक रॉड होगा जी, उसके ऊपर चार्ज रखा होगा, और वो चार्ज मान लो क्यू है और इस रॉड का लेंथ एल है, तो मैं बोल सकता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यस और नो? अगर तुम कहोगे सर अगर मुझे यहाँ पे इस छोटे से पे निकालना है, छोटू पे निकालना है, तब क्या लिखेंगे? तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ऐसा तब जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज है, तब ये फॉर्मूला लगता है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो कहीं पे ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा ना होता। समझ रहे मेरी बातें? चलिए तो फिर से मैं रिपीट करता हूं वंस मोर। अगर एक रॉड है जिसमें प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बराबर अमाउंट से दिया हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, पूरा एक जैसा है, तब लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अपॉन लेंथ। अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट पर निकालना है, स्मॉल एलिमेंट में ना छोटा सा सैंपल जिसको बोलते हैं, तब वहां पे फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। यस और नो? इसी तरह से मान लो एक सरफेस है, सपोज कीजिए एक सरफेस है और इसमें चार्ज दिया हुआ है, इस तरह से पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मुझे स्मॉल एलिमेंट में निकालना है कि कितना चार्ज होगा, तो उसको क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। इसको सिग्मा कहते हैं बेटा। तुम कहोगे सर फिर इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको कैपिटल सिग्मा कहते हैं। अगर मान लो ये आप लोगों के पास नहीं है तो दीपक से वो जो नंबर आप लोगों को फ्लैश हो रहा है ना, उस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे अल्फाबेट सारा जो है लैटिन और ग्रीक अल्फाबेट भेज दीजिए, वो भेज देगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो कैपिटल सिग्मा है बेटा, ये क्या है? स्मॉल सिग्मा है। तो स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लो क्यूब आपके पास होता, या क्यूबॉइड होता, या स्फीयर होता, कुछ भी मतलब वॉल्यूम वाइज कोई ऑब्जेक्ट होता, तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या बोलते हैं पता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी। कंक्लूड कर रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, लिख लीजिए।
सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? अब इसी का यूज होगा इस कैलकुलेशन में, तो लिखिए टॉपिक का नाम फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से एक रॉड है और इसमें प्लस 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 आपने चार्ज दिया है जिसकी डेंसिटी लैम्डा है और चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है इस पूरे रॉड की वजह से। ऐसे समझो, पहले एक इस तरह से रॉड लीजिए, इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो और मुझे इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर हमें इसकी वजह से फोर्स निकालना है। तो इस पॉइंट पर एक चार्ज रखना पड़ेगा, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, मैं अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्यू नॉट है। अब इस पूरे में चार्ज फैला है तो पूरे के साथ तो एक साथ नहीं निकाल सकते ना, तो हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया जी, डीएल। वहां पे चार्ज कितना है, डी क्यू, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डीएल। यस और नो? तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा डीएल। यस और नो? अब मुझे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, यहाँ पे इस छोटू की वजह से फोर्स निकालना है ए पॉइंट पर, तो कैसे मैं लिखूंगा पता है, डीएफ। डी माना स्मॉल अमाउंट होता है, मैंने छोटा सा सिंपल, तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर कैप। यस और नो? अब तुम कहोगे सर डी क्यू की जगह में लैम्डा डीएल लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वेक्टर साइन हटा रहा हूं। डीएफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट इंटू लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब मुझे टोटल फोर्स निकालना है, मतलब पूरे रॉड की वजह से निकालना है। पहले छोटे हिस्से की वजह से निकाल लिया, पूरे रॉड। तो जब छोटे हिस्से के बाद पूरे निकालना पड़ता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट, माने एक लिमिट के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल बेटा। ठीक है, एक लिमिट के साथ हम लोग इसमें इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम एफ हो सकता है। मिनिमम रॉड का लेंथ 0 हो सकता है, मैक्सिमम एल हो सकता है। यस और नो? देखिए, आप लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ा होगा तुमको सर बचपन क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अरे 11th की बात कर रहे हैं, इससे पहले, आज के पहले जो है वो बचपन तुम्हारा है, मैं यही इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स 1 इंटू डीएक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट डाल देते हैं, लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो प्लस सी को हटा देते हैं। तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ क्या होगा बेटा, एफ। कहां से कहां तक, 0 से लेकर एफ तक। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ क्या होता है बताइए, एफ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। क्यू नॉट चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आंसर। अब तुम मेरे से फाइट करो, डिशुम डिशुम वाला नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल फाइट कीजिए, लॉजिकल फाइट करते हैं। ठीक है, पढ़ाई वाली फाइट। जानते हैं हमारा जो देश है ना वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ना शास्त्रार्थ हुआ करता था पुराने जमाने में, जो है ना वो शास्त्रार्थ हुआ करता था। और शास्त्रार्थ कैसे होता था पता है? ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपकी बात को लॉजिक से कैंसिल मना ये करना है, खत्म करना है, उसको शास्त्रार्थ कहते थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग व्हाट इज द एजुकेशन, इट इज लाइक अ शास्त्रार्थ। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की बात को कैंसिल करते हैं या एक दूसरे की बात को सपोर्ट करते हैं, यही बात है। तुम मेरे से यहां से फाइट कर सकते हो कि सर लैम्डा कांस्टेंट क्यों नहीं है, इसको आपने बाहर क्यों नहीं किया। अरे भैया, लैम्डा एक फंक्शन है, हमें पता अभी नहीं है कि कितना लैम्डा आपने डाला है, रॉड में कितना चार्ज है वो पता नहीं है। ठीक है, इसलिए लैम्डा कांस्टेंट नहीं है।
डीएल जो है स्मॉल एलिमेंट हमें कितना बड़ा लिया है वो हमें पता नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। आर देखो, आर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहां से यहां आर डिस्टेंस है, अगर तुम यहां पे लेते तो ये आर अलग हो जाता, ये आर अलग हो जाता, ये आर अलग हो जाता, इसीलिए सारे वेरिएबल्स हैं। मतलब लैम्डा भी वेरिएबल है, डीएल भी वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी वेरिएबल है, इसीलिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं किया। तुमको सर तो फॉर्मूला क्या हुआ, मुझे फॉर्मूला बताइए, मेरे से कहो ऐसे, ठीक है, सर फॉर्मूला बताइए क्या हुआ। बेटा फॉर्मूला ये हुआ क्या कि F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, इसी को लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं, 0 टू L लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। अब अगर लैम्डा फंक्शन की वैल्यू दी होगी तो मैं बाद में पुट कर दूंगा, डीएल की वैल्यू देते पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, जब क्वेश्चन रहेगा ऐसा तब कर देंगे। अभी नहीं दिया है तो एज इट आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गई बातें? तुम कहोगे सर ये तो आपने प्रूव कर दिया, ये मैथमेटिकली आपने यहाँ प्रूव कर दिया, लेकिन सर अगर सरफेस होता तब आप क्या करते? सारी बातें बेटा मैं यही सब चीज करता। वहां पे लेमडा की जगह क्या डाल देता? सिग्मा डाल देता। डीएल की जगह क्या डाल देता? सरफेस एरिया डाल देता। तो अब फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्या हो गया, तुम खुद से बताओ, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू सरफेस एरिया सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे। यस और नो? घर में ट्राई करना, प्रूव करके मुझे सेंड करने का, नहीं भी सेंड कर सकते हो तो ट्राई करो कि तुम कर पा रहे हो या नहीं। इसी तरह अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू V रो dV अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? यहां मैंने पूरा डिटेल में प्रूफ भी करके रख दिया है, फिगर भी बना दिया। देखो ये रॉड है जी, डीएल लेंथ है, डीक्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना फोर्स काम करेगा देख लीजिए, यही काम करेगा। सरफेस एरिया की वजह से ये काम करेगा, वॉल्यूम की वजह से इस तरह से काम करेगा। क्लियर है? याद रखना बेटा, अगर जब भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं लोग ना, सीबीएसई बोर्ड की सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं और बोलते हैं मैं मेंस कर रहा हूँ, एडवांस कर रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब कॉलेज में मेरे पास बच्चे सब आते हैं ना, मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं, ठीक है, और आप लोगों ने ये सब किया क्यों नहीं है। तो मोस्टली बच्चे जानते हैं, एक बात बताते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट सब कम आने लगे हैं। इसी कारण से कॉलेज ने भी अब क्या किया है, वैल्यू गिरा दिया है। उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर भी अब उतने हार्ड टफ नहीं पूछते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछते हैं। 5-10 साल पहले ना बहुत टफ पेपर हुआ करता था, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए, आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला याद मत रखो, कूलम्ब्स ने ये कहा है, गॉस ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरी मम्मी ने वो कहा। अरे भाई सबने सब कुछ कहा, क्यों कहा ये सीखो, व्हाई, हाउ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। याद है ना, मम्मी जब सीरियल देखती होंगी, ठीक है, तो उसमें बोलता है कि आज यही हुआ है, सिमर आया है, सिमरन गई है, ये कुछ कुछ ऐसा होता है ना। अब कब क्या होगा, कल, कल क्या होगा, आने वाले एपिसोड में क्या होगा, तो आने वाले क्लास में क्या होगी बातें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। हम लोग सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, कोई भी बॉडी रेस्ट में क्यों है, क्या उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, या फोर्स लग रहा है तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो कितने फोर्स कितने को कैंसिल कर सकते हैं, ये सब सारी बातें सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों ये सीन में आया, ठीक है। सपोज करो बसंती अभी बंधी हुई है, सॉरी क्या कहते हैं वो, धर्मेंद्र बंधा हुआ है, और अचानक जो है वो बसंती आती है, गब्बर क्यों सीन में आया, वहां पे बसंती क्यों आई, ये सब सीखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम लोग जानेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में क्यों है, और अगर है तो उसमें फोर्स कितना लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं, इसी का प्रोसीड आगे फिर करते हैं। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।